देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट के साथ शामिल किया गया। अर्थात ये हमारा बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे? बजट से रिलेटेड है। तो बजट पहली बार जो है बजट का शुभारंभ भारत में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में। बोलिएगा साथ ही तो थोड़ा याद रहेगा आप लोगों को भी। तो हमारा बजट जो है पहली बार भारत में कब पेश किया गया था? 1860 में। तो ये ब्रिटिश युग था। ब्रिटेन के द्वारा ही ये बजट सब प्रक्रिया आया है। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इस बजट की प्रक्रिया आगे कालांतर में जारी रही और जारी रही। उसके बाद आता है 1924 और 25। कौन सा ईयर? 1924-25 में एक घटना होता है। एक एकवर्त समिति जो है, एकवर्त समिति बनती है। कौन सी समिति? एकवर्त समिति। क्या काम करती है कि कहती है सरकार को कि अपना जो बजट है, बजट को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए। एक बजट को कर दिया, क्या कर दिया बजट को? पहला को कर दिया सामान्य बजट। कौन सा बजट? सामान्य बजट। और दूसरा को कर दिया रेल बजट। ठीक है। अक्सर मतलब कि ये ज्यादा होता है और ये कम होता है। ठीक है। ये पर्सनली सामान्य में हो गया कि मानव से संबंधित जितनी भी योजना चलती है उसमें जो खर्चा होता है उस चीज का समझिए आंकड़ा है। और एक दूसरा होता है रेल बजट, जो कि पर्सनली रेल से संबंधित निकाला जाता, बनाया जाता। तो इस चीज को क्या किया कि पहले 1860 में जो आया तो उस समय क्या था? दोनों एक ही साथ था। और आगे कालांतर में क्या हुआ? 1924 में और 1924 में क्या हुआ? इसको 24-25 में अलग कर दिया गया। कौन कौन बना दिया गया? एक सामान्य बजट और एक रेल बजट बना दिया गया। ठीक है। मगर इसका क्या हुआ? क्योंकि ये बना था 1924-25 में, मगर कालांतर में ये चलता रहा। कितने साल बाद मिलाया है? तो 92 साल बाद। तो 92 साल बाद अर्थात ये मिलाया कब है? तो 2017 में मिलाया। कब मिलाया जी? 17 में। इसको सेशन अगर देखा जाए तो बजट एक वर्ष का होता है ना, तो 2018 कर देंगे इसको। 17-18, क्योंकि बजट कितने साल का होता है? एक वर्ष का होता है, इसलिए 17-18 लिया। अगर ओनली फॉर 16, 17, 18, 19 रहे तो उसमें 17 जाएगा। ठीक है। मतलब इस दोनों को मिला दिया गया फिर से। और मोदी सरकार के द्वारा क्या किया गया? अब इस दोनों मिला करके एक ही बजट कर दिया। ठीक है। जो कि अभी भविष्य में चलती आ रही है। आगे बढ़ते हम लोग। एक क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के निम्नलिखित में से लेखक द्वारा लिखी गई। ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन शहादत हंगो मेंटो नहीं होगा, इसमें डी में होगा खुशवंत सिंह। ठीक है। ठीक है। मगर एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट है पुस्तक से संबंधित। एक क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड, बहुत ही विख्यात है, जानते हैं, अंग्रेजी लेखक है। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। अंग्रेजी लेखक है। लिखा था एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सॉन्ग ऑफ इंडिया। पुस्तक को ये जो लिखे हुए हैं इनकी कई सारी पुस्तक है, मगर सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कौन सा क्वेश्चन इसका? द सॉन्ग ऑफ इंडिया। और एक है जो खुशवंत सिंह है, उसकी कौन सी पुस्तक ज्यादा पूछी जाती है? खुशवंत सिंह की सबसे फेमस पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग इसी बात पे, ट्रेन टू पाकिस्तान को जो जाती है कौन सी ट्रेन जाती है? ऑप्शन दे बताइए। मैत्री एक्सप्रेस, समझौते एक्सप्रेस, समझौते एक्सप्रेस। और मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से जाती है? बहुत अच्छा, आप लोग को बहुत कुछ पता है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान किस भारतीय नेता को दिया गया? तो देखिए ये दिया गया है मोरारजी देसाई को। इनको दिया गया है मोरारजी देसाई। अब थोड़ा सा जान लेंगे मोरारजी देसाई के बारे में। किनके बारे में? मोरारजी देसाई के बारे में जान लेंगे हम लोग। इसके विषय में देखिए यहाँ से 2-3 चीज हम लोग जानेंगे। पहला तो इससे संबंधित बातें कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है?
तो भारत रत्न भी दिया गया है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। और दूसरा इसे निशाने पाकिस्तानी दिया गया। कौन सा? तो ये दोनों, ये निशाने पाकिस्तान, जिस तरह के हम लोग का भारत रत्न जो है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, उसी प्रकार पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो ये दोनों दिया गया, इसलिए एक प्रश्न बन गया। अब देखेंगे पहली बात कि हम लोग मोरारजी देसाई के बारे में पहले जानते हैं और फिर जाकर के हम लोग इस दोनों के बारे में जानेंगे, या फिर यहाँ तक तो हो ही गया भारत रत्न के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान जाइए कि भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, जो कि 3 व्यक्ति को दी गई थी। वह 3 व्यक्ति में सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया जी? जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ऐसे राधाकृष्णन को किनको दिया गया? जी, मगर एग्जाम में आपको इतना ही पूछेगा कि भारत रत्न सबसे पहला पाने वाला व्यक्ति। अब देखिए, इससे ज्यादा बात हम लोग को नहीं रटना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के क्रम में निशाने पाकिस्तान से ज्यादा नहीं पूछता है। ये मान लीजिए कि पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये जान के हम लोग, थोड़ा सा ज्यादा नहीं जानना, हम लोग को स्टैटिक जीके ही जानना है, जो रिवीजन हो जाए, ज्यादा लेंथी तक नहीं जानना, ठीक है ना। तो भारत रत्न से संबंधित जो है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पता हो गया। अब आगे बढ़कर के देखते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। तो मोरारजी देसाई से देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछता है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए? गैर कांग्रेसी पीएम कौन हुए? कब बने? 1978 में, इंदिरा गांधी के बाद। ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे। ये एग्जाम में बहुत ही हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है। दूसरा बात ये है कि उनसे पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। इनसे प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में अब तक में सबसे ज्यादा वार्षिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई। ये जो है सबसे ज्यादा क्या किया जी? बजट पेश किया है। बजट पेश सबसे ज्यादा कितनी बार? 10 बार। ये 10 बार आपको पेश किए हैं। सबसे पहले बजट पेश ना ब्रिटेन बात बजट कहाँ जानता है? भारत में पहली बार जारी हुआ था कब? 1860। क्वेश्चन ये पूछता कि भारत में बजट कब आया? 1860 में आया। ये तो हम लोग का बजट शब्द ही हम लोग का नहीं है। बजट एक थैला शब्द है, हम लोग का शब्द नहीं है ये। तो ये बात हो गया। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जितने भी आ सकते थे हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं 30 क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा 30 में कि मार्शल आर्ट थांगटा के बारे में बोला। कौन सा? थांगटा, जो कि पहले ही क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छा से। तो देखिए कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। एक आध दो और लिख लीजिएगा। ये जो है मार्शल आर्ट मतलब कि सबकी एक थोड़ी ना थोड़ी पहचान होती है, अलग सी, ठीक है, अलग सी होती है। और खेल वही होती है, फाइटिंग टाइप की होती है। ये थोड़ा सा लाठी से कोई करता है, कोई क्या बोलते हैं किक से करता है, तो है मार्शल आर्ट का ही हिस्सा। और किसी में थोड़ा लाठी का प्रयोग होता है, किसी में बिना लाठी का होता है, किसी में किक से होता है। जानते हैं ना, किक से भी होता है मार्शल आर्ट। तो ये थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग सभी राज्यों में बटा हुआ। उसी तरह से थांगटा हो गया कहाँ का? मणिपुर का। लिखेगा थोड़ा। थोड़ा कहाँ का है जी? थोड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन पूछेगा अगर इस तरह से कि थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उसी तरह से अगर गतका पूछ दे, कौन सा? गतका तो कहाँ का हो जाएगा? ये पंजाब का। हाँ, थांगटा मणिपुर का है जी। और हम लोग का एक बिहार का है, बहुत ही फेमस है,
ठीक है, उसका नाम है आपको परिखंडा। ये सब संभवतः आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे नाम, पहली बार सुन रहे होंगे। गत्का है, गत्का है। कहाँ ये हो गया गत का। चलिए यहाँ तक हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम है केराटिन। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो नाखून वगैरह बना होता है, बाल वगैरह जो बना होता है, ये सब प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है जी? प्रोटीन आप लोग जानते हैं। उसी प्रोटीन का नाम है केराटिन। उसी इसका क्या क्या बना होता है? नाखून, खुर, बाल, ये सब चीज जो मतलब कि न तो त्वचा में आता है, न मसल्स में आता है, न बोन में आता है, मगर ये हम लोग का बाहरी हिस्सा पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कठोरतम हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है जानना। केराटिन का बना होता है। मेलानिन आप लोग जानते हैं कि ये किसी भी त्वचा या स्किन में पाया जाने वाला प्रोटीन है मेलानिन, जो कि क्या काम करता है? कलर को डिफाइन करता है। मेलानिन एक ऐसा प्रोटीन है जो मतलब कि मानव हो या किसी भी जंतु हो, उसका जो स्किन होता है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मेलानिन जिसमें जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही डार्कनेस होगा। मेलानिन जिसके अंदर जितना ज्यादा उतना ही डार्क होगा, पक्का कलर होगा, जिसमें अगर मान के चले धूप में भी खड़ा कर दे तो उस पर कोई फर्क उरक नहीं पड़ने वाला। मेलानिन जिसकी संख्या जिसमें कम है उसकी स्किन कैसी होगी? व्हाइट होगी, जैसे जम्मू कश्मीर वाला सबसा मेलानिन उस सबको कम रहता है। हाँ, या अंग्रेजी भाषा, ठीक है, मेलानिन उसमें कम होता है। मेलानिन है ना डी में जी, एक कलर रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेलानिन जिसमें जितना ज्यादा होगा उसको स्किन कैंसर उतना कम होगा। ठीक है, अब उतना कैंसर कम होगा, ये जान लीजिए। मेलानिन जिसमें ज्यादा उसमें कैंसर कम होगा। काले व्यक्ति जो होते हैं ना, जैसे अफ्रीकन सब देखते हैं, वो लोग का पैदाइशी सिक्स पैक होता है। जानते हैं कि नहीं सब बात? उसको 10 तरह का बीमारी ऐसे नहीं टच करता। मेलानिन ज्यादा है, स्किन वाला जितना प्रॉब्लम उसको होता ही नहीं है। व्हाइट वाले मेलानिन कम है तो उससे क्या है कि उसको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। जान गए कि मेलानिन क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एमिनो एसिड जान ही रहे हैं, इसको प्रोटीन को ही कहा जाता है एमिनो एसिड, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। बढ़ते कहाँ? कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक PNDP अधिनियम कब लाया? तो देखिए, दरअसल बात ये है कि ये हालांकि भारत में बहुत पहले से चलते आ रहा, मुगल काल से ही चलते आ रहा है। इसको भ्रूण हत्या के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये भ्रूण हत्या क्या है कि ये किसी भी मानव प्रजाति को प्राकृतिक रूप से नुकसान या बाधा डालने की एक परंपरा है। भ्रूण हत्या ये ना जी, जैसे कि मान के चलिए सेल्फ हम अगर अपना कुछ करते हैं तो वो आत्महत्या हो गया। आपने ही प्रकृति को बढ़ावा देने की जगह पे उसका क्षरण करते हैं, उसको हनन करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं या शोषण करते हैं या उसको मारते हैं, तो उस तरह का जो है हत्या क्या कहलाएगा? भ्रूण हत्या। और ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 जो कहता है, क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का लिए ना पूछे जी, कोई नहीं छीन सकता किसी का, यहाँ तक कि कोड़ा कि आप अपना खुद नहीं छीन सकते हैं। तो आप दूसरा जो भविष्य में जो बच्चा होने वाला है, जो प्रकृति को बढ़ावा देगा, उस चीज को आपको कहीं से आपको अधिकार नहीं कि उसका खत्म करिए, भ्रूण हत्या कीजिए। इसलिए इस पे एक कानून बनाया है, और वो कानून है कब का? 1994 का। धारा 21 के तहत प्राण है ना जी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है कि नहीं? उसमें कहा गया ना कि लाइफ किसी का छीन नहीं सकते। इसी के तहत जो है आप लोग देखते होंगे कि सोनोग्राफी वगैरह जो होता है, अल्ट्राग्राफी जानते हैं ना, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब बैन है। इसे अगर कराते हैं और लिंग के बारे में अगर आप बताते हैं तो बहुत बड़ा आपको जो है दंडनीय अपराध है। आपको 5 साल का सजा, कुछ बजट का जो है रकम, आर्थिक दंड भी देना पड़ जाएगा। कोई जो अल्ट्रासोनिक है ना जी, और वो अगर लिंग परीक्षण करता है कि हाँ बच्चा मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, उस पे यही धारा लगता है, अनुच्छेद 21 और
अधिनियम कब का? 1994 का लगता है। समझ गए ये क्या होता है? इस तरह का क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपको थोड़ा सा घुमा करके। आगे बढ़िए, किस तरह की जलवायु चाय के बगान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पे चाय के लिए उपयुक्त है, तो एक बात कॉमन कीजिएगा कि चाय जो होता है, सुनिए, चाय जो होता है, ये चाय जो उगाया जाता है, वो देखिए किस क्षेत्रों में उगाया जाता है? जहाँ पर अधिक वर्षा हो। क्या हो? अधिक वर्षा हो। ठीक है, सुन लीजिए, इसका 2-3 कंडीशन है। क्षेत्र या कृषि ढलाननुमा हो, और तीसरा कंडीशन है जहां अत्यधिक ताप हो। क्या हो? अत्यधिक ताप हो। ठीक है, अब देखिए ये तीनों कंडीशन चाहिए किसके लिए? चाय के लिए। जी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं चाय होता हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ जो अधिक वर्षा उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ ढलाई नुमा नहीं, यहाँ सेमुलर पैरेलल है, देखते होंगे, क्षैतिज है यहाँ की भूमि। और तीसरा बात है कि यहाँ उतनी तापमान नहीं होती है जितनी तापमान की यहाँ आवश्यकता होती है। ठीक है, 35-40 प्लस चाहिए यहाँ पे, समझे? जैसे गेहूं ये सब के लिए तो साधारण है ना जी, 20-25 चाहिए गेहूं के लिए, मगर इसके लिए सीधे 35-40 चाहिए। तो हमारे बिहार का तो ये शेड्यूल नहीं है, यहाँ का जलवायु ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए ये बात हो गया, अधिक वर्षा हो, ढलाई नुमा हो, अत्यधिक ताप हो। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए में क्या कह रहा है? गर्म और नम। गर्म हो गया मतलब अधिक तापमान होना चाहिए, और नम ऐसा क्षेत्र जिसमें अधिक बारिश हो, नमी के कारण बारिश होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर पूछ दे चाय से रिलेटेड, हाँ, गर्म और नमी, अगर चाय से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम होगा ना, कर्नाटक करता है। कौन करता है जी बताइए? ऑप्शन दे, मणिपुर, असम, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक। देखिए इस तरह के ऑप्शन में छांटना पड़ता है, इस तरह के ऑप्शन के लिए आसाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जी? आसाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन छांट के अभी क्या कहें, इस तरह के प्रश्न में ऑप्शन पढ़ के मानिएगा। वहीं पे कर्नाटक रहे, बिहार रहे, यूपी रहे, उड़ीसा रहे तो कर्नाटक। असम नहीं रहेगा तो कर्नाटक जी। मैं जनरली ये याद पहले रखिए कि सबसे ज्यादा आसाम में होता है। वो तो होता है, होने के लिए कर्नाटक में भी होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी? आसाम में होता है। अगर पूछ दे कि कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादक होता है, क्षेत्र पूछ दे, तो असम नहीं, ऑप्शन में देगा आपको, सुनिएगा, देहरादून, दार्जिलिंग, ठीक है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ऊपर पाया जाता है, सिक्किम से सटा हुआ। सबसे ज्यादा असम। अगर विश्व में पूछे कि चीन सबसे ज्यादा चाय कौन सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन करता है? अब देखिए चाय से रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा जी? नहीं छूटेगा। इसमें सबसे ज्यादा चीन और असम किसमें है? भारत में पूरा जी। दार्जिलिंग क्षेत्र एरिया में, क्षेत्र में मतलब एक ही क्षेत्र में बहुत अच्छा से प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन जी। क्वेश्चन 3 टाइप से बनते हैं, तीनों पकड़ में आ गया, इसका एटमॉस्फेयर मालूम पड़ गया, जलवायु मालूम पड़ गया, सब कुछ पता चल गया। इससे रिलेटेड अगर भविष्य में क्वेश्चन आता है पक्का जो है आप लोग बना दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग का अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है? तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कौन सा? अभी सचिन तेंदुलकर संन्यास ले लिया कि खेलता है जी? संन्यास ले लिया। हाँ, संन्यास ले लिया। मैं संन्यास लेने के बाद इनको बहुत सारा अवार्ड देना शुरू हो गया। तो अब तक का सबसे बड़ा अवार्ड इसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ? भारत रत्न। कब मिला? 2014 में। अगर इस तरह का प्रश्न बनता है, ज्यादा नहीं खिलाड़ी के बारे में जानना है, ठीक है, बोलने के लिए तो इनके बारे में बहुत सारा बात है, और कितना पढ़िएगा।
थोड़ा सा जानिए, आगे बढ़िए। आगे है कि मार्शल आर्ट डिम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो अफ्रीका से। इसका आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा ना। डिम्बे कहाँ का है? अफ्रीका का है। जी, अफ्रीका का हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसका सचिन तेंदुलकर। जी, सचिन तेंदुलकर बड़ा है। मार्शल आर्ट काम पे किस महाद्वीप? हाँ, अफ्रीका का। इसमें जीत नहीं हुआ। हम सब गलती कर दिया। सचिन तेंदुलकर को गलत कर दिया। डिम्बे जो है कहाँ का है? अफ्रीका का। कभी कभी नाम से भी स्पष्ट हो जाता, समझे? यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्री थोड़ी डेवलप है, उसकी नाम अच्छी होती है। आगे बढ़िए। कोला महावीर भगवान शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? बताइए नहीं जी। क्या? भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो आगम सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखिए, ये जो है ना, हम लोग का भारत में एक समय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो संप्रदाय बहुत ही तेजी से विकसित हुए। एक था बौद्ध। कौन था? एक बौद्ध थे और एक जैन थे। यहाँ पे किसका वर्णन कर रहा था? यहाँ पे जैन के बारे में कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैन धर्म से जो संबंधित है, जैन धर्म के जो धार्मिक पुस्तक है उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया इसमें आगम सूत्र। कौन सा है जी? आगम सूत्र। और दूसरा है कल्प सूत्र। कौन सा? ठीक है, ऑप्शन पूछ दिए कि कल्प सूत्र का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। या जैन धर्म का निम्न में से कौन सा धार्मिक पुस्तक है? तो कल्प सूत्र और आगम सूत्र। ठीक है, अब इसी में एक और है, पुस्तक से संबंधित थी, धार्मिक पुस्तक में इसका त्रिरत्न है। कौन सा? त्रिरत्न किसका? जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये किससे संबंधित है जी? जैन धर्म से संबंधित। अब जैन धर्म से रिलेटेड थोड़ा और बात जान लीजिए कि जैन धर्म जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। मगर उसमें जो है स्थापना होने के बाद उसमें एक परंपरा आता था जिसको क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, गुरु टाइप का गुरु होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सिख संप्रदाय जानते हैं ना जी, उनमें भी गुरु की परंपरा बढ़ी। गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए। उसी तरह इसमें क्या हुआ कि कितने गुरु हुए जी? 24, जिसमें महावीर सबसे अंतिम और मुख्य और लास्ट है। ठीक है, जो कि स्वामी महावीर के नाम से जाने गए हैं। इनका जन्म जो है, स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ जी? महावीर 540 में कहाँ हुए? कुंडलग्राम। कहाँ गया? कुंडग्राम वैशाली में हुए। और इसकी मृत्यु कब हुई? 468 में कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। ये कैसे थे? तो ये ईश्वर को मान्यता नहीं देते थे। ये धर्म कैसे थे? ईश्वर की मान्यता नहीं थी इसमें आत्मा और पुनर्जन्म की मान्यता। ठीक है, मतलब आत्मा ही, मतलब पता है कि जो कर्म कीजिएगा आप वही आप भोगिएगा आगे जन्म में। एक तो ये है कि कर्म की मान्यता थी और पुनर्जन्म की मान्यता। इस बार अगर अच्छा काम कीजिएगा तो अगला जन्म आपका मानव जाति में उच्च कुल में होगा और अच्छे व्यक्ति के रूप में होगा। इस बार कुछ गलत कीजिएगा तो अगला जन्म जो होगा चूहा के रूप में होगा। ठीक है, चींटी के रूप में होगा, कुत्ता के रूप में होगा, बिल्ली के रूप में होगा। ये पुनर्जन्म की बात करती है कौन? जैन धर्म। समझ में आ गया बात? 540 में जन्म हुआ। हाँ, 540 BC में ईसा पूर्व में। उल्टा चलता है ईसा पूर्व। उल्टा लग रहा है ना? जी, उल्टा चलता है ईसा पूर्व। अगला है हम लोग का कि कहा कि असम का अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच की सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1671 में हुई थी। कब हुई थी? अब देखिए, दरअसल बात ये है कि एक टाइम था जब 1671 में किसका शासन था?
औरंगजेब का शासन। तो औरंगजेब क्या किया कि दक्षिण भारत पर विजय कर लिया, पश्चिम उत्तर भारत में कर लिया, पश्चिम भारत में कर लिया, उत्तर भारत में कर लिया, मगर पूर्व भारत में भी कर लिया और पूर्वोत्तर भारत में नहीं कर पाया था। तो पूर्वोत्तर भारत में राम सिंह प्रथम के द्वारा क्या किया, राम सिंह कौन, राम सिंह प्रथम के द्वारा जो है नेतृत्व में औरंगजेब ने भेजा पूर्वोत्तर भारत, असम मतलब उस समय का कामरूप था, उस चीज को विजय करने के लिए। तो उस क्रम में क्या हुआ कि यहाँ का शासक था फूकन, कहाँ का जी, असम का। ये क्या किया कि इसका विरोध किया और अपनी जो है सोच समझ बूझ और समझे कि साम दाम दंड भेद इस चारों को अपना करके राम सिंह को पराजित करके और इसको अंतिम बार सीमा निर्धारण करने का मौका प्राप्त हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने कभी प्रयास नहीं किया कि असम के तरफ हम साम्राज्य विस्तार करें। तो ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ जो है मुगलों की विस्तार करने की नीति की अंतिम कड़ी थी। इसमें मुगलों की सेना राम सिंह प्रथम पराजित हो गए थे। समझ में आया बात? थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, है क्वेश्चन, थोड़ा सा डेप्थ का चीज है, तो थोड़ा सा जान लीजिएगा ना तो ये जरूर याद रहेगा। कहानी अगर याद है ना तो डेट भी याद हो जाता है। तो ये थोड़ा कहानी बता दिए। औरंगजेब था मुगल बादशाह और जो है अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए राम सिंह प्रथम को भेजा। कहाँ भेजा? असम में साम्राज्य विस्तार करने के लिए। वहाँ का फूकन राजा था। फूकन जो है अपनी सामदान समझ बूझ से इसको फूकन पराजित कर दिया इसको। तो ये पराजित हो गया। तो इसके बाद दूसरा बार प्रयास नहीं किया, यहीं तक जो है इसका अंतिम बार जो है सीमा साम्राज्य विस्तार करने की नीति रही। ठीक है, आगे बढ़िए। कहा कि असम में पारंपरिक घरों के क्या है जी, स्टील पर क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो दरअसल बात यहाँ देखिए, न तो संदूषण का खतरा होता है, न भारी सूखे का खतरा होता है, न तो अस्वास्थ्य परिस्थितियों की होती है। इसमें ऑप्शन है बी में सीधे सीधे है बाढ़ और वन्य जीव। जानते हैं कि भारत का सबसे बाढ़ लाने वाला क्षेत्र असम का क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ सबसे बाढ़ पीड़ित नदी गुजरती है ब्रह्मपुत्र। भारत का शोक भी उसको कहा जाता है, जानते हैं ना जी। सबसे विनाशकारी नदी ब्रह्मपुत्र। तो ये असम में बाढ़ लाती है, जानते हैं कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही बाढ़ लाती है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाढ़। इसमें कुछ और ज्यादा समझना जी। क्या बोले? भारत का शोक विनाशकारी नदी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? कैसे? अब देखिए, दरअसल बात है, ये क्वेश्चन पकड़ने की चीज है। अब देखिए, ये जो है टंगस्टन की बात बोली जाती है, तो ये इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक है ये सबसे अधिक होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा तापमान पर पिघलेगा, इसीलिए लगाया जाता है कि जल्दी ना पिघले। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपको तांबा। तांबा का गलनांक कितना होता है जी? तांबा का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 1035। कितना होता है तांबा का गलनांक? 1035। तो 1035। उसके बाद जो है आपको लोहा का है, इसको Fe भी बोलते हैं, लोहा या आयरन, इसका होता है 1538। ठीक है, और तीसरा है प्लेटिनम। प्लेटिनम है, प्लेटिनम का कितना होता है जी? 1768 होता है। और यहाँ पे आपको टंगस्टन है, तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है कितना? टंगस्टन, इसका होता है 3380। अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन सिंपल पूछ दिया। अगर पूछ दे कि ये निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है, तो कैसे पता करें? टंगस्टन का, क्योंकि याद है पर्सनली क्वेश्चन पूछ दे कि 3380 किसका गलनांक होता है? ये डिग्री सेल्सियस है सब में। ठीक है, सब में क्या है? डिग्री सेल्सियस है। इसलिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, बल्ब में देख रहता है। हाँ, बल्ब में इसी का प्रयोग होता है। गलनांक मतलब कि पिघलना। इसके लिए पिघलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 180। हाँ, बल्ब में मान के चलिए कि
1500 का टेम्परेचर चला भी गया, 1000 वाट का सुने ना कि 200 जो आता है फोटोग्राफी में, तो 1000 वाट में इसका पड़ेगा तो ये पिघल जाएगा। ये हल्का बढ़ गया कभी कभी भी पिघल जाएगा, ये भी पिघल जाएगा। हम सिक्योर तो क्यों ना लेके चले, सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं कि पिघले ही नहीं जी, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं नहीं पिघलने के लिए। ठीक है, इसका गलनांक कितना होता है? 3380 होता है। अच्छा, टंगस्टन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ, कितना होता है? 74 होता है। इसका जो है सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है आपको W। अरे पूछ दे कि टंगस्टन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन एक धातु है, तो उसका जो हम लोग पीरियडिक टेबल में जो रखते हैं, जो बर्जिलियस ने बताया था कि सिंबल दिया था कि किसी भी तत्व को सजाने के लिए एक संकेत होगा, जानते ना, जैसे हाइड्रोजन का H, उसी तरह टंगस्टन का क्या है सिंबल? W है। इसका परमाणु संख्या कितना? 74। अगर पूछते भविष्य में तो इसी बात पे आप लोग तांबा का आइए, तांबा का कितना परमाणु संख्या? एल्युमिनियम थोड़े, तांबा कॉपर है नहीं, 29। कितना होता है? कॉपर के बाद जिंक होता है, जिसको जस्ता बोलते हैं, इसका 30 होता है। आणविक संख्या। हाँ, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ये हो गया लोहा का Fe, लोहा का Fe बोला जाता है, इसको फेरस भी कहा जाता है। हाँ, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम भी बोला जाता है। ये होगा उस चीज का जो है ना हिंदी और इंग्लिश सेम है। एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में ना बोलते हैं जी, मैग्नीशियम का ये मैग्नीशियम 12 अलग चीज है, मैग्नीशियम में होगा, सब अलग अलग है, कोई कोई का थोड़ा सा डिफरेंट नाम। अब देखिए यहाँ पे अगर पूछ दे कि लोहा का कितना होता है जी? 26। क्या चीज 26 होता है? बहुत अच्छा। अब प्लेटिनम का 78। इसका क्या है ये? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ये चारों बात याद रखिएगा, ये सभी धातु हैं। 29, फेरस का 26, लोहा का 26। सजाने के लिए भी कभी कभी पूछ देता है कि परमाणु क्रमांक को सजाए, परमाणु क्रमांक के आधार पर निम्न धातुओं को सजाए। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस राज्य का है जी? बिहार का। बिहार का एक और है, कोई बता दीजिए। बहुत अच्छा, कौन बताया जी? बहुत अच्छा, जट जटिन और विदेशिया। इसी बात पे थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ओनम कहाँ का जी? ओनम केरल का। ओनम ये सब क्या है? लोक नृत्य है, वोकल डांस इसको बोलते हैं, लोकल नृत्य। ओनम कहाँ का है? केरल का है। जिस तरह से हम लोग धान काटते हैं ना जी, त्योहार नहीं मनाते हैं, उसी तरह ये लोग रबी फसल काटता है तो त्योहार मनाता है। उसके बाद है पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का होगा। डांडिया भी वहीं का। डांडिया कहाँ का? गुजरात का ही है। ठीक है, और बताते हैं सब आज जानिए लीजिए आप लोग। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, डिवीजन करवा देते हैं। और इसी में बताइए झूमर। हाँ, झूमर राजस्थान। ये घूमर राजस्थान, घूमर राजस्थान है, झूमर झारखंड, झूमर झारखंड। और सरहुल, सरहुल भी झारखंड, सरहुल झारखंड। झूमर झारखंड, झ से झूमर है, झ से झारखंड। और घूमर, घूमर एक अभी गाना भी चला हुआ है, तो कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, अच्छा आप लोग और एक आदमी को बताइए, गोतीपुआ कहाँ का है? गोतीपुआ उड़ीसा का है। और लाठी पश्चिम बंगाल का है। इसी बात पे बताइए रऊफ, रऊफ कहाँ का है? ऑप्शन दे,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का रहू, और बिहू, बिहू असम, और छाऊ ये भी असम। सब लोग नहीं है। जी लोक नृत्य इतना याद हो गया ना, इसमें से जो रहेगा मार दीजिएगा। आप लोग के लिए विशेष करके कल मैंने 4 घंटा निकाल करके अभी तक का जितना भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब भेज दिया।